वेलकम टू सक्सेस एकेडमी बक्संडा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अर्धनारीश्वर का जो चैप्टर था वो ख़त्म हो चुका था, उसका टेस्ट भी क्लास में करवा चुके हैं। तो आज मैं उस टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन करवाने के लिए आया हूं और अर्धनारीश्वर में जितना भी VVI क्वेश्चंस है सारा लेकर आया हूं और उसको अभी तुरंत हम हल कर देते हैं और आप लोग मिला लीजिएगा आंसर। अगर PDF चाहिए किसी अन्य व्यक्ति को तो हमसे संपर्क करेंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है। बोलता है अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है, नामवर सिंह है, रामधारी सिंह दिनकर है या अयज्ञ है? तो कौन है जी इसमें? रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। बोलता है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो जल्दी से मिला लेंगे। 23 सितंबर 1908 को हुआ था, सिमरिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिमरिया, बेगूसराय में, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि दिनकर जी का निधन कब हुआ था? तो दिनकर जी का निधन जो हुआ है 24 अप्रैल 1974 को हुआ है। कब हुआ है? 24 अप्रैल 1974 को। तो आप लोग अपना आंसर मिलाते जाइएगा, टेस्ट पेपर निकाल लीजिए, ठीक है। दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म सिमरिया, बेगूसराय में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसको हम टिक करेंगे बढ़िया से। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि दिनकर जी की माता का नाम क्या था? तो दिनकर जी की माता का नाम मनरूप देवी है। क्या है जी? मनरूप देवी। और पिता का नाम रवि सिंह है। क्या है पिता का नाम? रवि सिंह। आगे चलते हैं, दिनकर जी की पत्नी का नाम क्या है? तो पत्नी का नाम था श्यामावती देवी या श्यामवती देवी। तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दिनकर जी ने BA कहाँ से किया? हिंदू कॉलेज या पटना कॉलेज या BHU कॉलेज या दिल्ली विश्वविद्यालय? तो जल्दी से बताएंगे दिनकर जी BA कहाँ से किए? तो पटना कॉलेज से किए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिनकर जी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं? भागलपुर विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, मिथिला विश्वविद्यालय? तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? तो भागलपुर विश्वविद्यालय। भागलपुर विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 9 नंबर। दिनकर जी की पहली पुस्तक कौन सी है? बहुत ही VVI क्वेश्चन है, आपका इंटर में यहाँ से 1 नंबर आ सकता है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा, जल्दी से बताइए, हुंकार है या रेणुका है या प्रणभंग है कि रसीम रथी है? तो क्या है जिसमें? प्रणभंग है। क्या है? प्रणभंग। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि उर्वशी के लिए दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला? इधर जो भी है सारा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। आपके एग्ज़ाम में 80 से 90% चांस बनता है कि आ सकता है। तो जल्दी से बताइए, उर्वशी के लिए दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला जी? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब जितना भी क्वेश्चन है इधर सारे VVI हैं, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम लायक बनाया गया है। जल्दी से बताएंगे, संस्कृति के 4 अध्याय पर उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला दोस्तों? साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट चलते हैं कि दिनकर जी को भारत सरकार से कौन सा सम्मान मिला है? तो आप लोग जानते हैं कि भारत सरकार से इनको जो सम्मान मिला है वो पद्म भूषण है। कौन सा है जी? पद्म भूषण। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिनकर जी मुख्य रूप से किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं, रीतिकाल के हैं या छायावादोत्तर युग के हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, छायावादोत्तर युग। रसीम रथी और कुरुक्षेत्र किसकी रचनाएं हैं? तो रसीम रथी और कुरुक्षेत्र जो है ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उन्हीं का है, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी का। किनका है जी? रामधारी सिंह दिनकर जी का। दोस्तों इसमें ज़्यादा समझाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको ऑब्जेक्टिव का 2 पार्ट करवा चुके हैं और क्लास में इसका सब्जेक्टिव भी करा चुके हैं। तो आज हम सिर्फ आपको आंसर करवा रहे हैं इसमें कि कौन सा आंसर किसका होगा। आप लोग बढ़िया से मिला लीजिएगा और बढ़िया से याद करके क्लास में आपको सुनाना है।
बोलता है दिनकर जी को किस नाम से जाना जाता है, लोकनायक से या राष्ट्र कवि से या बापू से या महाकवि से। तो दिनकर जी को जो जानते हैं हम लोग वो राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, लॉक करेंगे इसको। आगे चलते हैं, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है। तो हम बताए थे अर्धनारीश्वर में कि शंकर पार्वती का जो कल्पित रूप है ना, जिसमें शंकर पार्वती ना लिखे क्या लिखा है, शिव पार्वती। तो क्या हो जाएगा, शिव और पार्वती। चलते हैं नेक्स्ट पेज में, देखते हैं क्या है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, अर्धनारीश्वर का अर्थ क्या होता है। तो अर्धनारीश्वर का जो अर्थ होता है, आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे की ओर चलते हैं। अर्धनारीश्वर की एक भुजा में त्रिशूल है, तो दूसरी भुजा में क्या है। तो दूसरी भुजा में क्या है जी, चूड़ियाँ हैं, क्योंकि भगवान शंकर चूड़ी थोड़ी पहनते हैं। अगर त्रिशूल एक हाथ में है तो वो शंकर जी के हाथ में, तो दूसरे हाथ में क्या है जी, चूड़ियाँ, यानी कि माता पार्वती का, यानी कि आधा जो रूप था उसमें कल्पित वो हो जाएगा। बोलता है कि एक नयन में गरल, एक नयन में गरल एक संजीवन की धार, यह किस पाठ से है। तो जल्दी से बताएंगे, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बस उसी का अर्धनारीश्वर, आँख मूंद के इसमें मार सकते हैं आप लोग। ठीक है, दिनकर जी के समय अनुसार नर और नारी पूर्ण रूप से क्या है। तो नर और नारी पूर्ण रूप से क्या है, समान है, क्योंकि भाई वो नारी हो चाहे नर हो, दिनकर जी दोनों को ही एक समान मानते हैं। और वो जानते हैं कि जब तक नारी में कुछ पुरुष का गुण और पुरुष में कुछ नारी का गुण नहीं होगा तब तक वो पूर्ण नहीं माने जाएंगे, इसलिए उनके अनुसार दोनों समान है। बोलता है कि नारी के गुण पुरुष में आ जाए तो उसकी मर्यादा क्या होती है। तो उसकी मर्यादा क्या होती है, पूर्णता बढ़ती है। क्या होती है, पूर्णता बढ़ती है, यानी कि नष्ट हो जाती है। ठीक है, बोलता है पुरुष स्त्रियों के गुणों को अपनाकर क्या कहलाने से घबराती है। क्या कहलाने से घबराती है, तो स्त्रैण कहलाने से घबराती है या घबराता है, लड़का है ना जी। आगे चलते हैं, बोलता है गुणों के बंटवारा के समय पुरुष ने स्वयं को क्या मान लिया, वृक्ष, लता, कली, जड़, क्या माना, जल्दी से बताएंगे। तो वृक्ष माना, क्या माना, वृक्ष। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष ने नारी को क्या माना, तना, लता या कली या फूल या पत्ता। तो क्या माना जी, लता या कली, लता या कली। आगे चलते हैं कि खाली स्थान नर और वर्षा मादा रही है तो रिक्त स्थान भरे, यानी कि यहाँ ऑप्शन में क्या हो सकता है, वसंत होगा, शरद होगा कि ग्रीष्म होगा या हेमंत होगा। तो क्या होगा, ग्रीष्म। ग्रीष्म हमेशा कौन रहा है, नर रहा है। कौन रहा है दोस्तों, नर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। विचार पति है तो भावना कौन है, तो भावना उसकी पत्नी है। कौन है, पत्नी। आगे चलते हैं दोस्तों कि कर्म के क्षेत्र पर किसका कब्जा माना जाता है। तो भाई पुरुष का ही इसमें माना जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया अब, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 28। बोलता है नारियों की पराधीनता का इतिहास कब से आरंभ हुआ। नारियों का जो पराधीनता का जो इतिहास है वो कृषि काल से माना जाता है, यानी कि कृषि के आविष्कार से माना जाता है। कृषि के आविष्कार के कारण नारी का जीवन कहाँ सीमित हो गया, घर के भीतर। कहाँ हो गया, घर के भीतर। और पुरुषों का कहाँ हो गया, बाहर, घर के बाहर। किन जीवों में मादाओं पर पुरुष जैसी पराधीनता नहीं है, पशु पक्षियों में, मनुष्यों में, मछलियों में, कीटों में। तो जल्दी से बताएंगे, पशु पक्षियों में जो है मादाओं पर पुरुषों जैसी पराधीनता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को किसका अधिकार दिया था, शासक बनने का, भिक्षुणी होने का, व्यापार का या युद्ध का। तो जल्दी से बताएंगे इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा। बुद्ध ने किसका अधिकार दिया था, तो भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। क्या होने का दिया था, भिक्षुणी होने का। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था कि धर्म अब कितने वर्षों तक चलेगा। तो जल्दी से बताएंगे धर्म कितने वर्षों तक चलेगा, तो 500 वर्षों तक चलेगा। कितना, 500। ऐसे तो बोले थे 5 सहस्त्र वर्ष चलेगा, लेकिन नारी को जब से वो बुद्ध भगवान
भिक्षुणी होने का अधिकार देते हैं, तब से वे कहते हैं कि आनंद, अब जो हमारा ये जो धर्म है ना, भिक्षुणी होने का जो अधिकार दे दिया नारियों को, अब मात्र है जो 500 वर्ष चलेगा, इसके बाद नहीं चलेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 यानी 33 में कि कबीर के अनुसार नारी क्या है। कबीर के अनुसार नारी क्या है, तो जल्दी से बताएंगे कबीर के अनुसार नारी क्या है जी। तो महाविकार है। क्या है? महाविकार है। ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नारी तो हम हूँ करी, तब ना किया विचार, पंक्ति किसकी है? कबीरदास की, तुलसीदास की, सूरदास की या जैसी की? तो कबीरदास की है भाई। किसका है? कबीरदास की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरुष जब नारी की गुण सीखती है तब वह देवता बन जाता है, यह कथन किसका है? तो जल्दी से बताएंगे यह कथन किसका है। तो प्रेमचंद का है। किसका है जी? प्रेमचंद का। प्रेमचंद के अनुसार अगर देखा जाए, प्रेमचंद के अनुसार जब देखा जाए कि नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? जल्दी से बताएंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या हो जाता है? तो प्रेमचंद बोलते थे कि नारी क्या होती है? राक्षसी हो जाती है, नर के गुण सीखती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि रविंद्रनाथ के अनुसार नारी की सार्थकता क्या बनने में है? विदुषी बनने में है, नेत्री बनने में है, योद्धा बनने में है, आकर्षक और प्रेम की प्रतिमा बनने में है? तो आकर्षक और प्रेम की प्रतिमा बनने में है। तो अलग अलग लेखक थे, अपना अलग अलग विचार रखते थे, जिनमें हमको सबसे अच्छा लगता है कि रामधारी सिंह दिनकर जी बहुत ही अच्छे कहे हैं कि नारी और पुरुष को एक होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि अलग अलग में भेदभाव करना चाहिए। नारी और पुरुष दोनों ही क्या एक है, अगर वे मिलेंगे तो उनमें क्या होता है? पूर्णता का आविष्कार होता है, यानी कि पूर्णता का गुण आता है उसमें, और पूर्ण माने जाते हैं। बाकी सारे हम मतलब जो भी लेखक है उनका हमको स्टेटमेंट अच्छा नहीं लगा, ठीक है। हमको सबसे अच्छा रामधारी सिंह दिनकर जी का लगा। दिनकर जी किसके चिंतन से असंतुष्ट हैं? तो जल्दी से बताइएगा किनके चिंतन से असंतुष्ट हैं। तो प्रेमचंद प्रसाद और रविन्द्रनाथ। प्रेमचंद प्रसाद जी और रविन्द्रनाथ का स्टेटमेंट, क्योंकि इन्होंने जो नारी के बारे में, पुरुषों के बारे में कहा है वो अच्छा बातें नहीं बोले हैं। बोलते यदि संधि की वार्ता खालिस्तान के बीच हुई होती तो महाभारत नाम बचता। तो ये तो जानते हैं जी कि कुंती और गंधारी के बीच अगर होता वार्ता यानी बातचीत तो महाभारत नहीं रचता, क्योंकि स्त्रियां जो होते हैं वो नर के जैसा कर्कश नहीं होते हैं, ठीक नहीं, कठोर नहीं होते हैं, वे मान जाती है ना। बोलता है कि पुरुषों को स्वभाव से कैसा माना गया है? कर्कश और कठोर माना गया। कैसा माना गया? कर्कश और कठोर। नारी की हृदय के मुख्य गुण क्या माने जाते हैं? क्रोध, कठोरता, छल कपट, दया, माया, सहिष्णुता। तो क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो नारी के पास होता है दया, माया और सहिष्णुता होता है, जो कि पुरुषों के पास नहीं होता है। पुरुषों के पास होना चाहिए ऐसा, ठीक है। बोलता है कि प्रवृत्ति मार्ग क्या है? गृहस्थ जीवन को स्वीकार करना, संन्यास लेना, युद्ध करना, ज्ञान पाना। जल्दी से बताएंगे क्या होगा? तो गृहस्थ जीवन को स्वीकार करना, यह है प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग क्या है जी? तो गृहस्थ जीवन को त्यागना, यह क्या? निवृत्ति मार्ग है। ये सब्जेक्टिव बन सकता है दोस्तों कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग में क्या अंतर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में कि दिवस की ज्वाला और तप्त धूप किसकी देन है? किसकी देन है? नारी की, प्रकृति की, पुरुष की, विधाता की? तो पुरुष की है। किसकी है? पुरुष की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है कि कामनी तो अपने साथ खालिस्तान की शांति लाती है। क्या चीज़ की? क्या चीज़ की शांति लाती है? दिवस की, दामिनी की, चांदनी की, यामिनी की? तो लाते हैं कौन का? यामिनी की शांति लाती है। क्या चीज़ का? यामिनी की। प्रत्येक पत्नी अपने पति को किस दृष्टि से देखती है? किस दृष्टि से? जल्दी से बताएंगे। तो जिस दृष्टि से लता वृक्ष को देखती है उसी प्रकार पत्नी अपने पति को बहुत ही प्यार पूर्वक देखते हैं। बोलते नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली दो क्या है? तो प्रतिमाएं होंगी। क्या होगी दोस्तों? प्रतिमाएं हैं, ठीक है। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह क्या है? पूर्ण है क्या अपूर्ण है? तो अपूर्ण है। क्या है? अपूर्ण। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अर्धनारीश्वर के यानी अर्धनारीश्वर जो निबंध है में किस मुख्य समस्या को उठाया गया है? जल्दी से बताएंगे। दहेज प्रथा को, या भ्रष्टाचार को, जातिवाद को, नारी
नर की असमानता को, तो नर और नारी की असमानता को। पुरुष जब नारी का कोमल गुण लेता है तो समाज में उसकी परिस्थिति क्या होती है, तो वह स्तरयन कराने से क्या होती है, घबराता है। तो देखो भाई, मैंने 50 VVI जो क्वेश्चन जो टेस्ट में लिया था सारा करवा दिए हैं। आप लोगों को क्या करना है, कल इसको याद करके बढ़िया से आना है, और सब्जेक्टिव का भी एक पार्ट हम दे देंगे आपको, पहले इसका नोट्स भेज देंगे आपके ग्रुप में, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।